सालों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद और सिर्फ एक सपना डॉक्टर बनने का। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एग्जाम से ठीक एक रात पहले ही पूरा का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका हो। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही जानने वाले हैं। हम नीट 2026 पेपर लीक की गहराई में उतरेंगे। सोर्स मटेरियल के आधार पर एक एक कड़ी को जोड़कर देश के सबसे बड़े एग्जाम फ्रॉड की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे। बिना वक्त ज़ाया किए आइए देखते हैं कि ये लीक शुरू कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ा और इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को कैसे हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं 2 मई 2026 की आधी रात को आए एक व्हाट्सएप मैसेज से। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले केरला में पढ़ रहा एक MBBS स्टूडेंट राजस्थान के सीकर में बैठे अपने पिता को एक मैसेज भेजता है। अब पिताजी वहां एक PG हॉस्टल चलाते हैं और उन्हें अपने बेटे से एक क्लियर हिदायत मिलती है, यह हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो, ये कल के पेपर के 300 सवाल हैं। शुरुआत में हो सकता है ये किसी आम गेस पेपर या अफवाह जैसा लगा हो, लेकिन दोस्तों अगले दिन जो हुआ उसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये फ्रॉड आखिर कितने बड़े पैमाने पर था, इसकी सच्चाई तब सामने आई जब एग्जाम के बाद उस PG मालिक ने इन सवालों को एक लोकल कोचिंग टीचर से वेरीफाई करवाया और नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला। टोटल 180 में से 135 सवाल एग्जैक्ट मैच थे। जरा गौर कीजिए, बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 के 45 सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में उस लीक डॉक्यूमेंट में मौजूद थे। एक फुल स्टॉप या कॉमा तक का फर्क नहीं था, लिटरली। और इसी शेयर स्केल की वजह से देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नीट एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। पेपर ट्रेल की खोज और एक देशव्यापी सिंडिकेट। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ियां आखिर जुड़ती कैसे हैं। एक इतना हाईली सिक्योर पेपर आखिर बाहर निकला कैसे? सोर्स के मुताबिक इस इलिसिट पेपर ट्रेल का सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से पेपर को चुराकर डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर किया गया। फिर ये डेटा लगभग गायब होते हुए पहुंचता है गुड़गांव, जहां इसे एक बिल्कुल नया रूप दिया जाता है और आखिर में ये बिकने के लिए राजस्थान के सीकर एजेंट्स तक पहुंचता है। ये कोई आम चोरी बिल्कुल नहीं थी, ये तो एक प्रॉपर प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। और इनका काम करने का तरीका बेहद सोफिस्टिकेटेड था। इस सिंडिकेट ने पकड़े जाने से बचने के लिए किसी आम मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का यूज किया। डेटा ट्रांसफर के लिए नासिक के आउटस्कर्ट्स पर एक हिडन शैडो सर्वर सेटअप किया गया ताकि सारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स को बाईपास किया जा सके। फिर गुड़गांव आकर उन्होंने नीट के ओरिजिनल 120 सवालों को कुछ बाहर के सवालों के साथ बड़ी चालाकी से मिलाकर एक 410 सवालों का फर्जी गेस पेपर तैयार कर दिया। इस तरह उन्होंने एक असली लीक को एक हार्मलेस प्रैक्टिस टेस्ट का रूप दे दिया ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे इलिसिट बिजनेस का फाइनेंशियल स्केल दिखाता है। जैसे जैसे पेपर स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करता गया, इसकी कीमत तेजी से बढ़ती गई। नासिक में यह सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदा गया था। गुड़गांव पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 15 लाख हो गई। वहां से राजस्थान के बाईवाल ब्रदर्स ने इस गेस पेपर को 30 लाख रुपए में खरीदा और फिर आगे सीकर के एजेंट राकेश ने इसे 50 लाख में लिया। ये पूरी तरह से एक वेल ऑयल्ड ब्लैक मार्केट इकोनॉमी थी जो चोरी किए गए एग्जाम पेपर के दम पर चल रही थी। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, अधिकारियों की लापरवाही और उनके विरोधाभास। जब ये भ्रष्टाचार पहली बार सामने आया तो कंप्लेंट्स पर ऑफिशियल्स का जो रिएक्शन था वो बेहद परेशान करने वाला था। शुरुआत में जब सीकर के उस पिता ने लोकल पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करवानी चाही तो उन्हें अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर वहां से भगा दिया गया था। इसके बाद जो नैरेटिव्स बनाए गए उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG की इन्वेस्टिगेशन थी, जिसका मानना था कि ये पेपर एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले से ही सर्कुलेट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ NTA के डायरेक्टर जनरल का शुरुआती बयान आया, जिसमें उन्होंने किसी भी पेपर लीक से पूरी तरह इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक PDF सर्कुलेट हो रही थी जिसके सवाल एग्जाम से मैच हो गए। एक एजेंसी डीपली रूटेड नेटवर्क दिखा रही थी, जबकि दूसरी इस पूरे इश्यू को शुरुआत में बिल्कुल मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही थी। और ये विरोधाभास यहीं पर खत्म नहीं होते। जब राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स ने नासिक को इस लीक का एपिसेंटर बताया तो नासिक के DCP ने सीधे तौर पर मीडिया में आकर कह दिया कि नासिक से पेपर लीक होने की अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और पेपर वहां प्रिंट ही नहीं हुआ था। अलग अलग अथॉरिटीज और स्टेट्स के बीच चल रहा ये ब्लेम गेम असलियत को दबा रहा था और इन सबके बीच स्टूडेंट्स बिना किसी क्लियर जवाब के बस उलझ कर रह गए थे।
बिदवाल ब्रदर्स और उनके रिपोर्टेड कनेक्शंस। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नाम लगातार सामने आया है, बिदवाल ब्रदर्स, वही जिन्होंने गुड़गांव से ये पेपर 30 लाख में खरीदा था। सोर्स मटेरियल ने इन ब्रदर्स के बारे में कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं जिन्हें एक्यूरेटली जानना बहुत ज़रूरी है। सोर्स ने जो रिपोर्ट सामने रखी है उसके मुताबिक अक्यूज्ड दिनेश बेवाल को बीजेपी यूथ विंग का मेंबर बताया गया है। सोर्स ने उनकी राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ कुछ अनवेरिफाइड फोटोज का जिक्र भी किया है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन भाइयों को एग्जाम से 1 महीना पहले ही इस लीक के बारे में पता था। और एक बड़ा कोइंसिडेंस जो रिपोर्ट किया गया है वो ये है कि इनके परिवार के 4 सदस्यों ने पिछले साल ही नीट का एग्जाम क्लियर किया था। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सोर्स में बताए गए ये सभी रिपोर्टेड फैक्ट्स इस केस को सच में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। छात्रों पर असर, सिस्टम की विफलता और उसकी गूंज, इन सभी टेक्निकल ट्रैकिंग और ऑफिशियल कॉन्ट्रडिक्शंस को समझने के बाद थोड़ा पीछे हटकर उस असली कीमत को समझना होगा जो इस लीक ने वसूली है। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये सब सिस्टम में पहली बार हो रहा है या ऐसी घटनाएं पहले भी घटी हैं। बदकिस्मती से ऐसा लगता है जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अगर हम नीट 2024 के केसेस को देखें तो वहाँ भी प्री एग्जाम पेपर लीक्स थे, अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और हैरान कर देने वाले 67 परफेक्ट स्कोर सामने आए थे। सोर्स ये आर्ग्यू करता है कि इन इंसिडेंट्स के बावजूद सिस्टम में कोई ठोस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ और ना ही किसी की प्रॉपरली अकाउंटेबिलिटी तय की गई। नतीजा क्या निकला? एक फ्लॉज से भरा सिस्टम और री एग्जाम्स का बोझ, जिसका पूरा मेंटल और फाइनेंशियल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा है ये नंबर 22 लाख 2.2 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है दोस्तों। ये उन कैंडिडेट्स की गिनती है जिनके सपने, जिनकी मेंटल हेल्थ और जिनके परिवारों की पूरी जमा पूंजी इन सिस्टेमिक फेलियर्स के कारण सीधे दांव पर लग गई। महीनों की कड़ी मेहनत, उनके सैक्रिफाइसेस और लगातार तैयारियों के बाद जब ऐसी न्यूज़ आती है तो ज़रा सोचिए इसका इन 22 लाख जिंदगियों पर कितना गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता होगा। नीट के परे एक नए रास्ते की तलाश, ऐसे अनप्रेडिक्टेबल और फ्लॉड सिस्टम के बीच सोर्स एक बहुत ही ज़रूरी और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी पेश करता है कि कैसे ट्रेडिशनल एग्जाम्स के आगे नए विकल्प तलाशे जाएं। यहाँ सॉस एक बहुत ही क्रिटिकल एडवाइस पर जोर देता है, हमेशा एक प्लान बी, यहाँ तक कि प्लान सी भी होना ही चाहिए। किसी की भी जिंदगी की सफलता सिर्फ किसी एक एग्जाम पर निर्भर नहीं करती। जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी अकाउंटेबिलिटी की कमी हो तो अपना पूरा का पूरा फ्यूचर किसी एक परीक्षा के भरोसे छोड़ देना एक बहुत बड़ा रिस्क है। बिना इन एग्जाम्स के भी सक्सेस पाना बिल्कुल पॉसिबल है। इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा भी आज दुनिया बहुत बड़ी और डाइवर्स है। सोर्स एक ऐसी गाइड रेकमेंड करता है जिसमें डेटा साइंस, यूआई डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च जैसे मॉडर्न हाई ग्रोथ ऑल्टरनेटिव करियर्स शामिल हैं। ऐसे बहुत से पाथ्स हैं जिनमें इमेंस ग्रोथ भी है और पैशन भी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो कई नए रास्ते ऑटोमैटिकली खुल जाते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक चुभने वाला सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। जब तक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी पूरी तरह से गायब है, क्या ऐसी परीक्षाएं नॉलेज चेक करने के बजाय सिर्फ छात्रों की मानसिक सहनशीलता को टेस्ट करती रहेंगी? ये एक ऐसा अहम सवाल है जिस पर पूरे एजुकेशन सिस्टम और हम सबको गहराई से विचार करना होगा।